तो आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस करने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1, ठीक है। तो ये क्या है, चैप्टर 1 है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अभी हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पढ़ना हो, माइक्रो मैक्रो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी हम लोग ये क्लास 12 का, ठीक है, हम लोग अभी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, क्लास 11th और 12th। तो अभी हम लोग यही करेंगे चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो देखिए, जब हमारा देश मतलब आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय जब अंग्रेजों के शासन में था, कॉलोनियल रूल बोलते या फिर ब्रिटिश रूल बोलते, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, उस समय हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मतलब हर फील्ड में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर का नाम क्या है, द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंडियन इकोनॉमी वॉज इन अ पुअर स्टेट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ठीक है। जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहा था, ठीक है, जब कॉलोनी, इसको हम लोग, इसका एक और नाम है, ब्रिटिश रूल का नाम है कॉलोनियल रूल, ठीक है। ब्रिटिश रूल का क्या नाम है, अंग्रेज जो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स जो शासन कर रहे थे, रूल कर रहे थे, इसको हम लोग ब्रिटिश रूल भी बोलते हैं, इसको हम लोग कॉलोनियल रूल भी बोलते हैं, ठीक है। इस समय जब ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, ठीक है, उस समय हम लोग क्या थे, बहुत तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। वो सारे प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। उस समय हमारा जो इकोनॉमी था वो पुअर स्टेट में आता था, ठीक है। वो उस समय हमारा जो इकोनॉमी था वो पुअर स्टेट में आता था। तो कुछ फैक्टर्स हैं, हम लोग इसके बारे में देखेंगे, फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटेड टू द पुअर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जो कि बताते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी उस समय ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा जो इकोनॉमी था वो पुअर इकोनॉमी में था। तो सबसे पहले आता है एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उस समय हम लोग का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा था, इंडियन इकोनॉमी जो है वो वॉज एक्सप्लॉयटेड फॉर सेंचुरीज बाय द ब्रिटिश। जो हमारा इकोनॉमी है वो सेंचुरी से ब्रिटिशर्स के अंदर था, ब्रिटिशर्स उन्हें दबा रहे थे, उन पे रूल कर रहे थे, ठीक है, उन पे शासन कर रहे थे। हु डिस्ट्रॉयड इंडियन, जो कि वो इतना ज़्यादा शासन किए, इतना ज़्यादा रूल किए, वो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिए। क्योंकि जो हमारा जो कंट्री है उसमें बहुत अच्छी जो हाथ से बने हुए जो कला होता है, हस्तकला होता है, वो बहुत सारे थे, जिसको ब्रिटिशर्स जब आए तो मशीन मेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगे। कौन से बनने लगे, मशीन मेड प्रोडक्ट, ठीक है। जो मशीन से प्रोडक्ट बनते थे वो प्रोडक्ट क्या होते थे कि वो एक तो चीप होते थे, प्लस वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लोगों को लगने लगे। जब लोग मशीन मेड प्रोडक्ट को यूज़ करने लगे तो उन्हें लगा कि ये तो थोड़े सस्ते भी हैं और ये आपको जल्दी रेडी हो जाते। जो एक कपड़ा बनाने में, हाथ से बनाने में 1 महीना का समय लगता, मशीन 1 दिन में रेडी कर देती थी। तो इससे क्या होता है, लोग मशीन मेड प्रोडक्ट में कंफर्टेबल हो गए, जिसके कारण हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा, ठीक है। तो हम जब भी जो हम लोग ब्रिटिश रूल के अंदर थे, उस समय हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसका, ठीक है। सेकेंड ये था कि पुअर हेल्थ, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। पुअर हेल्थ जैसे कि डेमोग्राफिक कंडीशन में जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे, उस समय हमारा जो हेल्थ था वो काफ़ी खराब था। ओवरऑल अगर हम बात करें, मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था उस समय, बहुत कम था, ठीक है। मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा था क्योंकि उस समय हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, जिसके कारण मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी काफ़ी लो थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर,
स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर वाज इनएफिशिएंट एंड अनेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे जो हमारा एग्रीकल्चर था वो स्टैग्नेंट हो गया था। देखिए इसमें हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे। जो ब्रिटिशर्स थे वो कॉमर्शियल क्रॉप को बढ़ावा देते थे, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था नील की खेती, इंडिगो जिसको बोलते, ठीक है। अगर नील की खेती एक बार किसी भी जमीन पे हो जाए तो उस जमीन की जो फर्टिलिटी है, जो उस जमीन की फर्टिलिटी वो काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो इस तरीके की खेती करने के लिए जो कॉमर्शियल क्रॉप होते थे उसको वो बढ़ावा देते थे, लेकिन जो फूड ग्रेन है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, उसको वो प्रमोट नहीं करते थे, ठीक है। तो अगर हम लोग उस ज़मीन पे अगर हम लोग कॉमर्शियल क्रॉप को लगाएं तो फिर वो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, फिर वो जो हमारे फूड ग्रेन्स है वो सब उस पर नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या था कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी खराब होता गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सेक्टर वाज, इसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर इनएफिशिएंट हो गया, अनेबल टू मीट जो हमारा बेसिक नीड है वो भी फुलफिल करने में क्या हो गया, अनेबल हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था उस समय, मतलब कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल या कॉलोनियल पीरियड, ठीक है, इन इंडिया द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, रेलवे, पोर्ट वेयर डेवलप्ड, ठीक है, बट टू सर्व द कॉलोनियल इंटरेस्ट rather than serving the common people, ठीक है। तो जो हमारे कंट्री में जो भी रोड, रेलवे, पोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी चीज़ें बनी, टेलीकॉम, जो भी चीज़ें बनी, वो आपका किससे बनी, कॉलोनियल इंटरेस्ट से बनी, और ना कि ये जो वहाँ के जो लोग हैं उसके सर्विंग से बनी। मतलब कि यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हुई वो क्या हुई, कॉलोनियल इंटरेस्ट से हुई, और जो डेवलपमेंट हुई वो इस हमारे कंट्री के साथ सूटेबल नहीं था, ठीक है। जो डेवलपमेंट था वो सूटेबल नहीं था, जैसे कि रोड बनी तो वो उस तरीके की पक्की सड़कें नहीं बनी, बारिश हो जाने के बाद वहाँ पे और भी उसका बुरा हाल हो जाता था। तो इस तरीके से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी पुअर था उस समय। इसके बाद अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड इन इंडिया का ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, तो फॉरेन ट्रेड मतलब क्या होता है, मतलब एक्सचेंज, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये फॉरेन ट्रेड, ठीक है। फॉरेन ट्रेड क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज, तो उस समय क्या होता था कि हम लोग ने बहुत बेसिक में पढ़ा हुआ है कि जो इंडिया है वो क्या करती थी, रॉ मटेरियल जो कच्चा पदार्थ है, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आपको काफ़ी सस्ते दाम में आपको मिलेगी, वो सारी चीज़ें वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कंट्रीज, ठीक है, एक्सपोर्टिंग प्राइमरी आइटम्स लाइक कॉटन, रॉ सिल्क, शुगर, वूल, ठीक है। तो जो इंडिया है वो क्या करती थी, जो प्राइमरी आइटम्स होते हैं, जैसे कि जो रॉ मटेरियल होते हैं या फिर वूल, ठीक है, सिल्क, जो रॉ मटेरियल है उसको वो एक्सपोर्ट करती थी, ठीक है। और उसके बाद उसका फिनिश्ड गुड बना के, ठीक है, जो दूसरे कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज है, वो क्या करते थे, उसी रॉ मटेरियल का फिनिश्ड गुड बना के उसको वापस उस चीज़ को इंडिया भेजते थे, मतलब इंडिया उस चीज़ को इंपोर्ट कर लेती थी। तो इंडिया तो जब रॉ मटेरियल को, मतलब हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो रॉ मटेरियल को जब एक्सपोर्ट करने लगी सस्ते दाम में, ठीक है, और वही रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बन के, जैसे वूल को एक्सपोर्ट की, ठीक है, तो वूल का कोई स्वेटर बन के या कोई सॉल बन के वो फिनिश्ड गुड बन के हमारे इंडिया आया, ठीक है, इंडिया में इंपोर्ट हुआ। तो वूल तो आपको काफ़ी सस्ते दाम में हम लोग ने भेजा, ठीक है, वहाँ पे एक्सपोर्ट किया, फिर उसका जो सॉल बना या स्वेटर बना वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, जो कि हमारे कंट्री में इंपोर्ट हुआ। तो इससे क्या हुआ, इंडिया को भारी नुकसान हुआ, ठीक है, जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है उसको भारी नुकसान हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये चीज़ आपको मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया कि इंडिया जो है India has been one of the important trading countries exporting primary items, ठीक है, एक्सपोर्ट करते प्राइमरी आइटम लाइक कॉटन, रॉ सिल्क, शुगर, रॉ वूल, etc, और इट इज एन इम्पोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, एक्सपोर्ट करती थी रॉ मटेरियल को काफ़ी सस्ते दाम में, और उसी का फिनिश्ड गुड जो कि
आप रॉ मटेरियल को बेचेंगे 50 रुपये में और उसका फिनिश्ड गुड बनेगा 2000 का, जो कि आप उसको इम्पोर्ट करेंगे तो आप उसको एक स्वेटर को आप लेंगे 2000 में। तो ये क्या था, इंडिया को भारी नुकसान हो रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन, ठीक है। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय क्या था, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। बर्थ रेट भी काफी ज्यादा था, डेथ रेट भी काफी ज्यादा था, ठीक है, दोनों ज्यादा था, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग मतलब बहुत ज्यादा बर्थ रेट भी था, बहुत ज्यादा डेथ रेट भी था, क्योंकि उस समय मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं जिसको हम लोग नवजात शिशु बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे, ठीक है, वो उनका भी जो मोर्टिलिटी रेट था, मृत्यु दर था, वो काफी ज्यादा था, ठीक है। मास इलिटरेसी उस समय, मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज़्यादा ही लोग, मतलब इलिटरेसी उस समय बहुत ज़्यादा थी, और इलिटरेसी थी, गरीबी थी, जिस कारण क्या था, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लोगों का जो रहन सहन था, दिनचर्या था, वो भी काफ़ी लो था। इसके अलावा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी लो थी, ठीक है। इसके बाद है, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्री यहाँ पे क्या हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था कि जो हम लोग की इंडिया की जो खासियत थी कि हमारे यहाँ पे हाथ से बने हुए चीज़ बहुत अच्छे मिलते थे, ठीक है, और बहुत सुंदर मिलते थे, लेकिन जब मशीन मेड प्रोडक्ट्स आ गए तो जो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है वो डिक्लाइन हो गया, ठीक है। जो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है वो डिक्लाइन हो गया, मतलब कि लोग मशीन वाले जो भी प्रोडक्ट है, कमोडिटी, उसको यूज़ करने लगे, उनको वो काफ़ी जल्दी मिल जाती थी, मतलब एक दिन में 2 दिन में रेडी हो जाती थी, वो आप लोगों को सस्ती लगने लगी, कम प्राइस में मिलती थी, तो लोग मशीन में प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगे, तो जो हैंडीक्राफ्ट है वो काफ़ी कम हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ही टैरिफ पॉलिसी में डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। तो एक पॉइंट ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, कंपटीशन होने लगा मशीन मेड प्रोडक्ट से, जो हैंडीक्राफ्ट है उसका कंपटीशन होने लगा मशीन मेड प्रोडक्ट से, जिसके कारण हैंडीक्राफ्ट हमारा काफ़ी कम हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इंडियन इकोनॉमी के जो कुछ पॉइंट्स थे जो कि हम लोग ने आज पढ़े, इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 था इंडियन इकोनॉमी का, ऑन द ईव ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब आपको बताना है कि अब मैं इसी को कंटिन्यू करूं या फिर मैं चेंज करूं, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, और आप सभी को 26 जनवरी है आज, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी लोग मेहनत करें और अपना जीवन अच्छा करेंगे तो पूरे देश का ग्रोथ होता है, पूरे कंट्री का, पूरे इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। इसलिए मन लगा के पढ़ाई करें और अच्छे से पढ़ाई करें और टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। टाइम बहुत ही कीमती है, जो समय है बहुत मूल्यवान है। तो आप सभी को 26 जनवरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।